साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार और पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी रोजे के दिन में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी पर में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। बहादुर शाह का चित्र आप देख सकते हैं। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोहों को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनी और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह की स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का ढर्रा। यह दिन विद्रोहों की तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने पर और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगीं। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीर के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट
विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। देख लेते हैं हम। फिरंगी फारसी भाषा का एक शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभार इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, सिपाहियों के साथ आम लोग भी जुट जाते हैं युद्ध के लिए। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। स्रोत फर्स्ट को देखें। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों को की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इन रिपोर्टों को पढ़िए। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुजड़ों सब्जी बेचने वालों ने रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिरा कर रह जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक और चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब सुरफा कुलीन लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहरों की आबो हवा खराब कर देंगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। संचार के माध्यम। इसके पहले गतिविधि में देख लें। इन दोनों रिपोर्टों तथा उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में इस अध्याय में दिए गए विवरणों को पढ़ें। याद रखें कि अखबारों में छपी खबरों अक्सर पत्रकार के पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती हैं। इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियों को किस नज़र से देखता था। संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। अब जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। इसके आगे हम देखें सिस्टन और तहसीलदार। स्रोत 2 विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसुआ सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और अलथी पालथी मार कर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ।
जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात हैं तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की? काम कैसे चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपने अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचाते थे, इस बारे में इस बातचीत से क्या पता चलता है? तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया था? इसके आगे हम देखें, विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे की मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसर की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थीं। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। और क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जात के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। इसके आगे हम देखें, नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी की रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक की गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकादार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ
स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तो नाबूद करने का अलख जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाह शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। नाना साहिब का चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 14। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। चित्र 11.3 रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रचलित चित्र। इसके आगे हम देखें 1857 के दो विद्रोही। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगे। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजन व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र के ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों का विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बागडंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा
लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। इसके आगे देखें, अफवाहें और भविष्यवाणियां। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसे कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाली नीची जात के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जात के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जात भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका। इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही अफवाह नहीं थी। यह अफवाहें भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं 11.5 हेनरी हार्डिंग फ्रांसिस ग्रांट द्वारा बनाया गया यह चित्र है। 1849 गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया उनमें चिकने कारतूस का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इसके आगे देखें, बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि
वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। अफवाह तभी फैलता है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुभूति सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं, लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने 1829 और हिंदू विधवा विवाह की वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों को की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भूस्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। चर्चा कीजिए, इस भाग को एक बार और पढ़िए तथा विद्रोह के दौरान नेता कैसे उभरते थे, इस बारे में समानताओं और विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो नेताओं के बारे में बताइए कि आम लोग उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो जाते थे। इसके आगे हम देखें, इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। अवध में विद्रोह, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जा का सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि की शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ी की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकादारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे
देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेज़ों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण में तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे। सहायक संधि को हम देख लें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थीं। मसलन अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था, उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। इसके आगे हम देखेंगे। मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे, बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लीन हो। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षत के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी जाती रही। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिससे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए हैं। इस पूरे भाग को पढ़ें और चर्चा करें कि लोग वाजिद अली शाह की विदाई पर इतने दुखी क्यों थे। ऊपर मैप को देख सकते हैं। ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं। ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं चित्र में आप देख सकते हैं। मैप में मानचित्र 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा फिगर इसमें दिया गया है। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पानीपत, दिल्ली, सिंधिया, गुजरात, बम्बई, औरंगाबाद, निजाम, हैदराबाद, पूना, गोवा, मैसूर, कुर्ग,
कोचीन, त्रावणकोर, मदुरई, आरकोट, मसूलीपट्टनम, उड़ीसा, कलकत्ता, नेपाल, बिहार, पटना, बनारस, अवध, लखनऊ, इलाहाबाद, रीवा, ढाका, चटगांव। इसके आगे हम देखें, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकादारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन के विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की संपत्ति के रूप में देखने लगे थे। एक दुनिया की संपत्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण में सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छिनी थी, इसने इलाके के तालुकादारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूह देहात में तालुकादारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकादारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। उसने उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें तो और अपना तालुकादार का राजस्व चुकाते रहें तो उन्हें उनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकादारों के पास तो 12,000 तक पैदल सैनिक होते थे। छोटे मोटे तालुकादारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकादारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकादारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए।